की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इन नेताओं में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? पूछ रहा है रामचंद्र पांडुरंग। 57 की क्रांति का कौन ऐसा नेता था जिसका ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग था? जल्दी बताइए, एक बार उत्तर दीजिए। शेर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे या मंगल पांडे? किसका नाम था ओरिजिनल नाम? ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग। ओरिजिनल नाम किसका था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे 57 की क्रांति के एक नेता थे जिनका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नोट कर लीजिए, ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का। तात्या टोपे का। और नाना साहब का ओरिजिनल नाम धोंधू पंत। नोट कर लीजिए, नाना साहब ने कानपुर से, नोट करिए, कानपुर से 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। और तात्या टोपे ग्वालियर से 57 की क्रांति में भाग लिए थे। तात्या टोपे पूछा जाए कि 57 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किए? ग्वालियर से। नोट करते चलिए, नाना साहब कानपुर से, नाना साहब के बचपन का नाम ओरिजिनल नाम धोंधू पंत और तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई। अच्छा, मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल से थे। बैरकपुर पश्चिम बंगाल, नोट कर लीजिए, मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से थे। 10 मई 1857 दिन था रविवार, यानी संडे का दिन था विद्यार्थी जी। और इसी दिन 10 मई को रविवार के दिन 57 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। एकदम क्लियर बात, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है तो बोलिएगा। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से विद्रोह की शुरुआत हुई। 57 की क्रांति के प्रचार के लिए क्वेश्चन आता है, 57 की क्रांति को प्रचार करने के लिए किसका उपयोग किया गया? रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल, 57 की क्रांति के प्रचार के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट गया, आपकी शिकायत होती है सर बोर्ड से हट जाया करिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना से बाबू कुंवर सिंह नेता थे 57 की क्रांति के नेता। बिहार में जगदीशपुर से, आरा से बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 57 की क्रांति की शुरुआत रोहिणी, देवघर जिला अब तो झारखंड में है। बिहार में झारखंड, अब तो झारखंड बन गया, वैसे उस समय बिहार में ही था। बिहार में देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान। पूछा जाए कि 57 के विद्रोह की शुरुआत बिहार में कहां से हुआ? बिहार में कहां से हुआ? तो आंसर होगा देवघर जिले के रोहिणी से। पटना से इसके नेता थे पीर अली। पटना से 57 की क्रांति के नेता थे पीर अली। आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। गया से करीम अली। पटना से पीर अली और जगदीशपुर आरा से बाबू कुंवर सिंह। नोट कर लीजिए, ये नेता थे बिहार में। बनारस से देखा जाए, या आप देखिए लखनऊ से बेगम हजरत महल। 57 की क्रांति के नेता लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, बरेली से खान बहादुर खान। कैसे याद रहेगा? बरेली में क्या गिरा? झुमका कहां पहनते हैं? कान में, तो खान बहादुर खान। बरेली से याद रहेगा खान बहादुर खान। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त। अच्छा, क्या किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? जल्दी बताइए, सब नोट कर लीजिएगा। 57 की क्रांति में बिहार के आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, गया से करीम अली। बिहार में विद्रोह की शुरुआत रोहिणी से, इसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया था? बंगाल का विभाजन किया गया, उससे लोग दुखी थे, तो पूछ रहा है बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? उसके मुख्य नेता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या रविन्द्रनाथ टैगोर? एक बार जल्दी से, जो एक बार में पढ़ के किसी को याद नहीं रहता, आपको कम से कम 20 बार, 25 बार, 30 बार जो हम पढ़ाते हैं यूट्यूब में, इसका जो आप नोट्स बनाते हैं इसको बार बार रिवाइज कीजिए। भरतराज की कहानी पढ़े होंगे, करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर निशान। जब सिल पर निशान पढ़ सकता है रस्सी के आने जाने से, हमारे मेहनत से कैसे नहीं दिमाग पर निशान पड़ेगा? 20 बार पढ़ेंगे, 25 बार पढ़ेंगे, 30 बार पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि सब कुछ क्लियर होगा। इनमें से किसने बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको बता दें कि लॉर्ड कर्जन चाहता था, थोड़ी कहानी सुन लीजिए। लॉर्ड कर्जन चाहता था कि जो भारत में राष्ट्रवाद और देशभक्ति का लहर दौड़ रहा है, पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों में जो रोष है, जो गुस्सा है, जो राष्ट्रवाद है, जो देशभक्ति है, इसको तोड़ा जाए। और कर्जन को लगा कि बंगाल ही वो राज्य है जहां राष्ट्रवाद, देशभक्ति और बगावत का बीज पेड़ बनकर निकल रहा है। देशभक्त, राष्ट्रवाद और बगावत का बीज उसे लगा बंगाल में है, इसलिए उसने सोचा कि सबसे पहले बंगाल को बांट देते हैं धर्म के आधार पर, हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल। उसने कहा कि उसके दिमाग में आया कि सबसे पहले जो बंगाल ज्यादा उछल रहा है हमारे खिलाफ, पहले बंगाल को तोड़ते हैं, हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल में। इससे बंगाल राज्य कमजोर पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम में फूट भी पड़ेगा। उसने इसी मकसद से इसको बांटा था बंगाल को। लेकिन कहा क्या? उसने कहा कि बंगाल एक बड़ा राज्य है, मुझे प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए बंगाल को बांट रहे हैं। दुनिया को क्या बताया लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर था, उसने कहा कि हम बंगाल को इसलिए बांट रहे हैं कि बंगाल बड़ा राज्य है, हमसे शासन नहीं हो पा रहा है। दुनिया को बेवकूफ समझता था, लेकिन दुनिया के लोग तो समझ ही रहे थे कि क्यों बंगाल बांट रहा है। बंगाल बांटने का मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुसलमानों में फूट डालना। जो बंगाल में पनपता हुआ राष्ट्रवाद था, देशभक्ति थी, बगावत था, उसको दबाना या कमजोर करना। बस यही बंगाल विभाजन से संबंधित
तीन डेट याद रखिए, 19 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। बंगाल विभाजन से संबंधित तीन डेट। क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? हिंदू मुसलमानों में फूट डालना, बंगाल में पनपते राष्ट्रवाद को कमजोर करना। लेकिन उसने बहाना क्या बनाया कि बड़ा राज्य है, हमसे प्रशासन न हो रहा है, इसलिए बांट रहे हैं। तो तीन डेट याद रखो। बंगाल विभाजन का निर्णय, क्वेश्चन आता है, करजन ने पहली बार बंगाल के विभाजन का निर्णय कब लिया? बंगाल विभाजन का निर्णय लिया 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का निर्णय पूछे 19 जुलाई 1905, और पूछा जाए आपसे कि भैया बंगाल विभाजन निर्णय के बाद अगर आपसे पूछे कि जब बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया गया तो भारतीय बहुत गुस्सा में आ गए, अभी बंगाल बटा नहीं है, बंगाल विभाजन करेंगे, इसका निर्णय हुआ, उसी में भारतीय गुस्सा हो गए और इस निर्णय के खिलाफ भारत में एक आंदोलन हुआ 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को एक निर्णय हुआ आंदोलन का, उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन पूछा जाए किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। इसीलिए स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। बंग भंग आंदोलन भी, स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंग भंग आंदोलन हुआ 7 अगस्त को शुरू। अरे कहां से शुरू हुआ? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। क्यों शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन? तो उत्तर देना है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त को। और तीसरा डेट है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, नोट कर लीजिए। बंगाल विभाजन कब इफेक्ट में आया? तो 16 अक्टूबर को। निर्णय कब हुआ? 19 जुलाई को। निर्णय के बाद आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त को। और स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसका प्रमुख गीत बन गया वंदे मातरम। उसका प्रमुख गीत क्या हुआ भाई? रो क्यों रहे हो? कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू हुआ। बिल्कुल पूजा कुमारी, सोनू भाई, क्लास साइंस का पीडीएफ। स्वदेशी आंदोलन के नेता का नाम नोट नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब स्वदेशी आंदोलन के अलग अलग जगहों से नेता थे। मुझे विश्वास है कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया? जेल से भाग गए। इनमें से कौन व्यक्ति थे जो जेल से भाग गए और अंडरग्राउंड होकर, भूमिगत होकर मदद करना शुरू किए? वो नेता कौन थे? जल्दी बताइए। दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्ले, पूजा कुमारी। जो भारत छोड़ो आंदोलन, हम बता चुके हैं विद्यार्थी जी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोग अगस्त रिवॉल्यूशन, अगस्त क्रांति या क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। 8 अगस्त को हुआ। इस दौरान कौन व्यक्ति थे जो जेल से भाग गए और भागकर अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे? ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। हजारीबाग जेल, नोट कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 2 जेल में बंद हुए थे। पहले हजारीबाग जेल में और उसके बाद हनुमान नगर जेल में। हनुमान नगर जेल, नोट कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण, क्वेश्चन आता है कई बार, क्योंकि बिहार से थे ना, जयप्रकाश नारायण बिहार से थे। इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा में। इनका जन्म, जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। और इनको सबसे पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जेल में रखा गया। यहां से भाग गए थे। अब भाग के चले गए नेपाल के तराई में और वहां जाके आजाद दस्ता बनाया। अंग्रेजों को तंग करने के लिए, ब्रिटिश सरकार को धाराशायी करने के लिए जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर चले गए नेपाल के तराई के राजविलास के जंगल में। और वहां जाकर क्या किया उन्होंने? भूमिगत गतिविधियां शुरू की और आजाद दस्ता बनाया था। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण। बाद में उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और कहां रखा गया? हनुमान नगर जेल में। तो दोनों नोट कर लीजिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हनुमान नगर जेल में बंद हुए थे। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रभावती देवी जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। प्रभावती देवी भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ली थी। एक बात और जाइए, जब भारत छोड़ो आंदोलन में ही कहा था गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, गुलामी से जीने से अच्छा है मर जाओ। यानी गांधी जी ने, ये पहला आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का, जिसमें गांधी जी ने हिंसा को सपोर्ट कर दिया था, थोड़ा हिंसा। अब ऐसे कोई बोल रहा है कि गुलामी में जीने से अच्छा मर जाओ, तो मरेगा कैसे? जब किसी को मारेगा तभी ना। इसका मतलब गांधी जी इनडायरेक्टली थोड़ा सा वायलेंस को सपोर्ट किया। गांधी जी प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, वो जानते थे कहां थप्पड़ चलाना है और कहां थप्पड़ खाना है। इनको पता था, इसलिए देखा उन्होंने कि अब रियल में अंग्रेज कमजोर है, इसलिए कर दिया या करो मरो। तो गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। आगे आइए। जो एक समाजवादी हूं, गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमार, जितनी बात बता रहा हूं ना, क्रीम दे रहा हूं, क्रीम। एक सवाल नहीं। 1936 के अधिवेशन में इस जो बात बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 1936 के लखनऊ सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बात कही थी कि समाजवादी हूं, मैं गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजा और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। हम न तो राजा हैं न राजकुमार हैं और मुझे राजा राजकुमार में भरोसा नहीं है। मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक बात और कहा कि भारत की सभी समस्याओं का जो हल है वो समाजवाद में है। भारत में सभी समस्याओं का हल समाजवाद से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आता है कौन, किसने कहा, कहां कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत की सभी समस्याओं का हल समाजवाद है। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने ही 1936 के लखनऊ सेशन में कहा था। नेहरू जी की पुस्तक का नाम, नेहरू जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी? तो पिता के पत्र पुत्री के नाम, अपनी बेटी को चिट्ठी लिखते थे नेहरू जी अहमदनगर जेल से। जब अहमदनगर जेल में बंद थे तो इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखते थे। उन चिट्ठियों को मिलाकर एक बुक कंपाइल कर दिया गया है। उसी बुक को बोलते हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। एक किताब इनकी। दूसरी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
यानी भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? तो जब जवाहरलाल नेहरू, एक और उनकी किताब है विश्व इतिहास की झलक, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, इसको भी किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1929, 1936, 1937, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे और भारत के प्रधानमंत्री 5 बार रहे। भारत के प्रधानमंत्री कितनी बार रहे? 5 बार। पहली बार 1946 की अंतरिम सरकार में, दूसरी बार आजाद भारत के प्रधानमंत्री, और 3 बार चुनाव के बाद, 3 गो आम चुनाव हुआ उसमें, तो 3 2 5, टोटल 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए धीरे धीरे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा। हमारे लाइव सेशन को देखते देखते कोयला का 2 सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयला का 2 सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए एक्चुअल में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन झारखंड में होता है, झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। नोट कर लीजिए ये क्रम से है, सबसे ज्यादा झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। देखिए 2 राज्यों का जोड़ा पूछ रहा है, कौन सा 2 राज्य है जो कोयला का सबसे बड़े उत्पादक है? यहाँ झारखंड तो है और साथ में मध्य प्रदेश है, तो जोड़ा बैठ नहीं रहा है। जोड़ा अकेले नहीं पूछा है, कौन सा जोड़ा कोयला का बड़ा उत्पादक है? झारखंड के साथ उड़ीसा ऑप्शन में रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन झारखंड के साथ मध्य प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन में नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड भी हो सकता है। अब एक बार इस क्वेश्चन में, अब मैंने आपको क्रम बता दिया है, अब इस क्रम को देख लीजिए। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बीपीएससी क्या आंसर मानेगी वो अलग बात है, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है आंसर। एक बार दोनों में से कोई बी और सी दोनों हो सकता है विद्यार्थी जी, इसको छोड़िए, इसको याद रखिए। सबसे आगे झारखंड, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद छत्तीसगढ़। आप जानते हैं झारखंड के झरिया, कर्णपुर, बोकारो, झारखंड के झरिया, कर्णपुर, बोकारो, इन सब जगह पे भारी मात्रा में कोयला मिलता है। उड़ीसा में तालचर, उड़ीसा में जो तालचर है, नोट कर लीजिए, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लो, उड़ीसा का तालचर बड़ी फेमस है। उड़ीसा में तालचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड में झरिया, झरिया के बाद बोकारो, बोकारो के बाद कर्णपुर, कर्णपुर, बर्नपुर नहीं कर्णपुर, ये सभी, इसके बाद डाल्टेनगंज, डाल्टेनगंज, पलामू, ये सब कोयला के लिए प्रसिद्ध है भैया। डाल्टेनगंज, पलामू, कर्णपुर, बोकारो, झरिया, ये सब झारखंड में कोयला यहां मिलता है। नोट कर लीजिए, परीक्षा में आता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कोरबा, छत्तीसगढ़ में लिख लीजिए कोरबा, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सबका नाम लिख दिया, नोट कर लो। उड़ीसा का तालचर, छत्तीसगढ़ का कोरबा, और झारखंड तो खैर है ही बादशाह। झरिया में भी, बोकारो में भी, डाल्टेनगंज में भी, कर्णपुर में भी, पलामू में भी, पूरे में कोयला मिलता है। और उड़ीसा के तालचर में कोयला मिलता है, तालचर भूलना मत। उसके बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा, कोरबा में हालांकि बॉक्साइट भी मिलता है, एल्युमिनियम भी मिलता है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु, थोड़ा विज्ञान का भी एक सवाल ले लिया। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? भाई समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है गुरु? भैया तंतु उसी चीज से न बना होगा जिसका गलनांक, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, मैंने बहुत ज्यादा टेंपरेचर पर जो पिघलता हो। अब कम टेंपरेचर पर पिघल जाएगा, अगर बल्ब का फिलामेंट बना दे ऐसा चीज से जो तुरंत पिघल जाए, टूट जाए, तो बताइए ना बल्ब जलेगा? जलाए फ्यूज, जलाए फ्यूज। ऐसे चीज से बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है जिसका गलनांक बिंदु, यानी पिघलने का जो बिंदु है वो बहुत हाई टेंपरेचर पे है। पिघलने के बिंदु हाई टेंपरेचर पे है। उत्तर होगा टंगस्टन। इन सभी में सबसे ज्यादा गलनांक, गलने का, पिघलने का जो बिंदु है टंगस्टन में सबसे ज्यादा टेंपरेचर पे पिघलता है, इसीलिए टंगस्टन का उपयोग, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताइए। एडिसन। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया और उसमें टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन, विद्युत बल्ब का आविष्कारक एडिसन। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा विटामिन है, इनमें से कौन सा है जो शरीर के अंदर नहीं बनता? नहीं बनता। कौन सा ऐसा इसमें अवयव है जो बॉडी के अंदर नहीं बनता बल्कि बॉडी के बाहर से लिया जाता है? इनमें से क्या है जो बाहर से बॉडी में लिया जाता है, शरीर के अंदर नहीं बनता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन्स? इसका सही उत्तर क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए को वैज्ञानिक भाषा में रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को वैज्ञानिक भाषा में रेटिनॉल कहते हैं। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और क्या होता है? जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया, थैलमिया। नोट कर लीजिए, 2 बीमारी, विटामिन ए की कमी से जेरोप्थेल्मिया और रतौंधी होता है। और हरी सब्जी, हरे पत्ते वाली सब्जी खाने से विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है। पपीता खाइए, हरे पत्ती वाली सब्जियां खाइए, पालक खाइए, तो विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगा। और इसकी कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखाई देता। और जेरोप्थेल्मिया होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से बना होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है? सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है भैया? ये मिलता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नोट कर लीजिए। प्रोटीन में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? नाइट्रोजन। और एमिनो एसिड, कई सारा एमिनो एसिड के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को बोलते हैं प्रोटीन। एंजाइम्स, आप जानते हैं शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य को संपन्न कराने के लिए एंजाइम्स की भूमिका होती है। खाना पचाने के लिए शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं बॉडी के अंदर, सबके लिए एंजाइम का प्रयोग करते हैं।
एंजाइम, नोट कर लीजिए। और अंतिम में हार्मोन। हार्मोन भी क्या होता है, बॉडी के अंदर भिन्न भिन्न फंक्शन। हार्मोन क्या होता है, शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उससे निकलती हैं। जो इंडोक्राइन ग्लैंड है शरीर के अंदर, इंडोक्राइन ग्लैंड है शरीर के अंदर में जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं, हार्मोन। आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर मैक्सिमम फंक्शन को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, मस्तिष्क में, और वहां से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं तो नोट कर लीजिएगा, TSH, STH, उसके बाद लिखिए GTH, और उसके बाद लिखिए LTH। ये सारे हार्मोन का नाम है, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, कभी इसका एक्स्ट्रा बात बताएंगे बाद में, तत्काल लिख लीजिए TSH, STH, ADH, LTH, GTH, ये सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी बातें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले, किरणों से ज्यादा प्रभावी होती है। इनमें से कौन सा पार्ट है बॉडी का, जिससे बॉडी का कौन सा पार्ट है, जैसे अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रारेड है, जो हानिकारक किरणें हैं उसमें बॉडी का सारे पार्ट प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है ये पूछ रहा है, आंख, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा। जल्दी उत्तर दीजिए भाई। ऑल द बेस्ट कोचिंग सेंटर, सुरेंद्र राम। हानिकारक हार्मफुल रेडिएशन से बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसका सही उत्तर होगा आंख। सबसे अधिक इफेक्टिव होने वाला जो पार्ट है वह है आई, आंख। आंख नोट कर लीजिए, इसलिए बचाना होता है आंख को। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, जल्दी बताओ। सेफ्टी लैंप किसने बनाया, आइंस्टीन, जेलबर्ड, मार्कोनी या हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप किसने बनाया, बताओ जल्दी से बताओ। आइंस्टीन, जेलबर्ड, मार्कोनी या हम्फ्री डेवी। इसका सही उत्तर होगा हम्फ्री डेवी ने, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है, हम्फ्री डेवी। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, नोट करिए। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टीन। नोट कर लो, सबके बारे में बता देता हूं। थ्योरी ऑफ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। इसका E बराबर mc स्क्वायर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, E बराबर mc स्क्वायर, नोट कर लीजिए। आइंस्टीन ने एक चीज और दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत लिख लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बनाया, बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी आइंस्टीन ने बताया। सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया, E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टीन। और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी किसने बताया, आइंस्टीन। और आइंस्टीन को मिला था नोबेल प्राइज, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, उसको उनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये सवाल तो इतनी बार आया विद्यार्थी जी कि हम खुद एग्जाम देते हैं या देते थे तो हमको कम से कम 10 बार ही क्वेश्चन मिला है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था। तो याद कर लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। कई बार ऑप्शन में दोनों रहता है, विद्यार्थी को यही पता होता है, यही उत्तर लगा देता है, गलत उत्तर है। उत्तर सही होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया। नोट कर लीजिए इसको। जेलबर्ड, टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार, जो टीवी आप देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया, जेलबर्ड। मार्कोनी ने रेडियो का खोज किया, वो जो बाजा जिस पर 7:30 का समाचार नहीं आता था गांव में, बाजा यानी रेडियो, वो रेडियो नाम के जो यंत्र है उसका आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने किया। एकदम नोट कर लीजिए, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट। अतापू किससे संबंधित है, किस दिन पूजा की जाती है, ओणम के दिन। और उसी दिन नौका दौड़ का कंपटीशन होता है। आप देखेंगे केरल में हंस की तरह नाव होता है, उस पे लोग नौका दौड़ का कंपटीशन करते हैं। तो केरल में ओणम के दिन नौका दौड़ का कंपटीशन जिस झील में होता है, और ओणम जो है विद्यार्थी उसी से संबंधित है अतापू। और ओणम जो है उस दिन क्या करते हैं, नौका दौड़ का कंपटीशन। नौका दौड़ किस झील में होता है, पुनामदा झील, पुनामदा झील में होता है, नोट कर लीजिए। और इस नौका दौड़ का जो कंपटीशन होता है उसको बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, नोट कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी होता है ओणम के दिन। चलिए, अतापू डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में है। डोल यात्रा कहां से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से, नोट कर लीजिए। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल, ओणम केरल और पोंगल तमिलनाडु। ओणम केरल और पोंगल तमिलनाडु। चलिए, राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत, थोड़ा सा करंट भी आ गया इसी में, 6,695 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जगन्ना अम्मा बोडी योजना किस राज्य सरकार के, चलिए यही क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा बोडी, नाम से बता दो गुरु। बिहार में तो ऐसा योजना आ ही नहीं सकता, जगन्ना अम्मा। झारखंड में भी नहीं आ सकता है तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब प्रश्न आपको नहीं पता तो आप उसके नाम से पकड़ सकते हैं, जगन्ना अम्मा बोडी, तो अम्मा तम्मा जगन्नाथ, ये सब साउथ में है। तो साउथ में तो तमिलनाडु बिहार तो इसी चला गया, तो आपको नहीं भी पता तब भी आंसर कर सकते हैं। अभी आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, तो ना कर देंगे जगन्ना अम्मा बोडी, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए भैया आगे आ जाओ गुरु। बूला चौधरी का संबंध बड़ी फेमस है, बूला चौधरी, इनका संबंध किस खेल से है, जल्दी बताओ फटाफट, सेशन को शेयर कर दी। बूला चौधरी तैराकी से जुड़ी है। आगे आ जाओ गुरु, ये कॉमन क्वेश्चन है। विश्व जल संरक्षण दिवस, वाटर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 6ठी से लेकर 10वीं तक का जो बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक है वही फॉलो बीपीएससी भी करेगी, एनसीईआरटी भी करिए, लेकिन सबसे पहले 6ठी से 10वीं क्लास तक का बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं एसएसटी और साइंस की, उसे कम से कम रगड़ के खत्म कीजिए 4 से 5 बार। और उसके बाद करंट अफेयर को विशेष फोकस कीजिए। और गणित के लिए याद रखिए आर.एस. अग्रवाल की किताबें बना सकते हैं, या 9वीं 10वीं क्लास की, जितने 8वीं 9वीं 10वीं ये 3 क्लास का जो गणित है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए एक फेमस किताब बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत
बेहतरीन होगा, बिना टीचर के भी आपको रीजनिंग सिखा देगा। वो किताब है अजय चौहान। अजय चौहान की जो रीजनिंग है वो आप करिए, अजय चौहान की किताब आप ये ले लीजिएगा। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे 22 मार्च को मनाते हैं। आपकी हेल्प जहां भी चाहिए विद्यार्थी जी, हम खड़े हैं। फोन नंबर ले लीजिए, कॉल कीजिए, आके इनकम टैक्स गोलंबर पटना आते तो मिलिए, हम आपके साथ हैं। कुछ भी हो जाए, कोई छोड़ दे, हम रहेंगे। हिंद के तोता के नाम से किसे जानते हैं? यानी पैरोट ऑफ हिंद, या इनको बोलते थे तूतीय हिंद। कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको तूतीय हिंद कहा जाता था? तूतीय हिंद, तूतीय हिंद या हिंद का तोता या पैरोट ऑफ हिंद किसको बोलते थे? निजामुद्दीन औलिया, विद्यापति, चंद बरदाई या अमीर खुसरो? जल्दी बताओ भैया। खुसरो को बोलते थे। किसको बोलते थे? अमीर खुसरो। तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। अमीर खुसरो की बात चली है विद्यार्थी, तो अमीर खुसरो को लिख लीजिए जल्दी से। ये हिंदी में भी काम आएगा, आपका जो हिंदी विषय वहां भी काम आएगा। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का जनक, इन्हें खड़ी बोली हिंदी का जनक कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का जनक पूछे, फादर ऑफ खड़ी बोली हिंदी, तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 7 राजाओं के दरबार में रहते थे। 7 राजा के दरबार में थे। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के टीचर का नाम था निजामुद्दीन औलिया। कितने राजाओं के दरबार में थे? 7 राजाओं के। इनका जन्म हुआ था 1252 में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था और ये 7 राजाओं के दरबार में थे। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का जनक और क्या बोलते हैं? तबला और सितार का भी आविष्कारक। तबला और सितार, सोचिए कितना महारथी व्यक्ति थे। तबला और सितार का आविष्कार भी किसने किया? तबला और सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया। इसके अलावा शेरो शायरी, शायरी का आविष्कार किसने किया? शायरी के जनक भी कौन है? शायरी के जनक भी कौन है भैया? अमीर खुसरो। सुना होगा एक लाइन का, इनका एक शायरी है, दौलत मिली है इश्क की, दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले, वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले, वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले। दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले, वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले। तो शेरो शायरी के भी के बाद पहेली, पहेली जानते हो ना, हम लोग बुझौनिया बुझाते थे गांव में। बताओ जी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, क्या होगा? आकाश। इस पहेली को किसने लिखा था? अमीर खुसरो। तो पहेली का जनक भी कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का कुछ किताब भी था, अमीर खुसरो का कुछ बुक भी था, नोट कर लीजिए। इनके किताब का नाम है नूर सिपहर। इनके किताब का नाम है नूर सिपहर। उसके बाद लिखिए आशिका। आशिका, इनकी एक किताब का नाम है नूर सिपहर, इनकी दूसरी किताब का नाम है आशिका, तीसरी किताब का नाम है तुगलकनामा। तुगलकनामा नोट कीजिए, तुगलकनामा, आशिका, नूर सिपहर। क्लियर है? ये तीनों की तीनों किताबें किसकी है? ये सब अमीर खुसरो की किताब है। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, क्योंकि एक तरह से समझिए कि गागर में सागर भर दिया हमने, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए भैया, लाइक लाइक लाइक। मैं चिल्लाता रहता हूं, लाइक नहीं करते। लाइक कर दीजिए सभी लोग सेशन को और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, इसमें कुछ और लोग हैं, कोकिल कहते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। इनके किताब का नाम है, विद्यापति के बुक का नाम क्या है जी? पदावली। पदावली। इनकी एक और बुक है कीर्तिलता। कीर्तिलता। इनकी एक और बुक है कीर्ति पताखा। कीर्ति पताखा। एक्चुअली राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे ना, इसलिए नाम लिख दे कीर्ति पताखा। इनकी किताब है कीर्ति पताखा, कीर्तिलता और पदावली। इनको विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। चंद बरदाई इन्होंने एक किताब लिखा पृथ्वीराज रासो, बहुत फेमस है जी। पृथ्वीराज रासो लिख लीजिए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद बरदाई। ये पृथ्वीराज के दोस्त थे, साथ में लड़ाई करने भी जाते थे। तो पृथ्वीराज के ऊपर किताब किसने लिखा? चंद बरदाई ने लिखा, पृथ्वीराज रासो। और एक और व्यक्ति थे जो पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे, जैनक। पृथ्वीराज के दरबार में जैनक रहते थे, उन्होंने लिखा पृथ्वीराज विजय। क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो उत्तर होगा चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जैनक। और एक बात बता दें कि जो पृथ्वीराज रासो है ना, इसे हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य रामचरितमानस नहीं है, उससे भी पहले लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा। और उसी समय एक और विद्वान थे संस्कृत के विद्वान थे जैनक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा। तो चंद बरदाई हो गए। अमीर खुसरो तो बता ही दिए। एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका काम आएगा। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे आ जाओ मेरे भाई, जल्दी से फटाफट। कोई व्यक्ति किसी के धर्म, संप्रदाय और जाति मत पूछो। यह कथन किसका है? सभी लोग बंदी जल्दी से। मोबाइल पे चढ़ी संप्रदाय ना पूछे। ये कबीर के गुरु थे रामानंद, उनका गाना था। कबीर दास के गुरु, कबीर, ये भी क्वेश्चन आ गया नया। कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर दास के गुरु रामानंद का गाना था, कोई व्यक्ति धर्म, संप्रदाय और जाति किसी का ना पूछे। अगर जाति, धर्म और संप्रदाय पूछते हैं तो आप इंसानियत के खिलाफ है। क्या मतलब है? इंसान का कदर करे। ये बात किसने कहा? रामानंद कौन थे? कबीर के गुरु थे, नोट कर लीजिएगा, कबीर के गुरु थे। और मैं बता दूं विद्यार्थी जी आपको कि कबीर भी यहां ऑप्शन में है। कबीर ने जिस किताब की रचना की उसका नाम था बीजक। कबीर ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम था बीजक। बीजक में क्या था? साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी, नोट कर लीजिए। कबीर ने जिस चीज, सबद और रमैनी, कबीर ने बीजक की रचना की। अब बीजक के 3 भाग था, साखी, सबद, रमैनी। अब बोलेंगे सर कबीर तो अनपढ़ थे, फिर किताब कैसे लिख दिए? एक्चुअली किताब लिखा नहीं, इनकी जो वाणी थी उस वाणी को एक व्यक्ति थे श्याम सुंदर
सुंदरदास, नोट कर लीजिए, श्याम सुंदरदास ने ही कबीर की जी जो बोले, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे रियल में, तो जो बोले उस कविता को एक किताब में संग्रहित कर दिया। उस किताब का नाम था बीजक। और रामानंद ने कहा किसी का जाति न पूछे कोई, ये कबीर के गुरु थे। और एक चीज और ले लीजिए, उत्तर, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लिखो, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद ने की थी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद ने किया था। जल्दी से एक बार उत्तर दीजिए आप लोग। भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद ने किया, और हमेशा मुस्कुराते रहना है, हमेशा हमने किया गया। स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? चलिए बताइए, स्वराज का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ? जल्दी बताइए। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज का प्रस्ताव, तो वही क्वेश्चन का रिपीटेशन है। स्वराज का प्रस्ताव कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता 1906, सॉरी इसमें नहीं भाई, कलकत्ता 1906 वाला डी होगा आंसर, कलकत्ता। मैं आपको बता दूं, कल एक बच्चा कमेंट किया था, आप लोग में से पता नहीं कौन कमेंट किए थे, हमने कमेंट आप लोग पढ़ते हैं बाद में, कमेंट किए थे आप, अब याद आ गया तो बता दूं। एक स्वराज शब्द का सर प्रयोग तिलक ने किया था कि दयानंद सरस्वती ने किया था, ये आपने कमेंट किया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वराज शब्द जो उत्पत्ति हुआ ये किया था दयानंद सरस्वती ने। एकदम याद कर लीजिए, दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द की उत्पत्ति की थी। हाँ, तिलक ने भी स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बोले थे वो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब पता होगा ना आपको, तिलक ने एक बात बोला था, स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई विल टेक इट। कब बोला? 1916 में। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस बात का प्रयोग तिलक ने 1916 में किया। उससे पहले ही 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन स्वराज शब्द का आविष्कार किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ही होगा आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा। हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट को पढ़ें। क्या आप क्या है? एक जनजाति का नाम पूछा है, सेमांग नाम की जनजाति इनमें से किस देश में रहती है? कौन से कंट्री में सेमांग जनजाति निवास करती है? सेमांग नाम की जनजाति किस देश में निवास करती है? सेमांग, सेमांग ट्राइब, सेमांग ट्राइब कहां रहता है? ट्राइब लिव्स इन विच कंट्री? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। सेमांग जनजाति कहां निवास करता है? मलेशिया में। नोट कर लीजिए भाई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, कोलंबो, और अब तो राजधानी हो गया जयवर्धनेपुरा, जयवर्धनेपुरा अब राजधानी हो गया श्रीलंका का। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, कुआलालंपुर होता है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बैंकॉक, और इंडोनेशिया की राजधानी अभी जकार्ता है, अभी जकार्ता, लेकिन बाद में हो जाएगा नूसंतारा, नूसंतारा। मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रहे हैं, पूरा समुद्र के लेवल बढ़ रहा है, जकार्ता डूबने वाला है पानी में, तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदल के कर दिया अब नूसंतारा। थाईलैंड के बैंकॉक, मलेशिया के कुआलालंपुर, और श्रीलंका का पहले कोलंबो था, अब राजधानी जयवर्धनेपुरा। तो मलेशिया की जनजाति सेमांग और सकाई। मलेशिया में दो जनजाति रहता है, सेमांग रहता है और सकाई। नोट कर लो, सेमांग और सकाई जनजाति मलेशिया। और खिरगिज जनजाति, और भी लिखो खिरगिज, खिरगिज जनजाति ये अरब प्रदेश में। खिरगिज कहाँ? अरब प्रदेश में। नोट कर लीजिए, खिरगिज कहाँ? अरब प्रदेश में। और एस्किमो, और कुछ नाम लिखिए, एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में, एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में। नोट कर लीजिए, एस्किमो ग्रीनलैंड। एक दिन आपको जनजाति पूरा आके हम पढ़ा देंगे, पढ़ा ना देंगे बल्कि ट्रिक से आपको रटवा देंगे। हम नहीं चाहते कि आपको उतना ज्यादा मेहनत करना पड़े हमारे पढ़ाने के बाद। तो टीचर का काम क्या रहेगा? जब विद्यार्थी खुदे से रगड़ेगा तो फिर हमारा काम क्या है? टीचर का काम होता है विद्यार्थी के काम को आसान बनाना। हम आपके काम को आसान बनाने आए हैं, न कि टफ बनाने। एस्किमो ग्रीनलैंड, खिरगिज अरब प्रदेश। चलिए मेरे भाई, ये सब याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यामो नामक स्थानीय पवन, स्थानीय पवन कहां चलता है? यामो एक लोकल विंड है, यामो एक लोकल विंड है, जिनमें से किस देश में चलती है? आपने सुना है ना विद्यार्थी जी, हवा के तीन प्रकार है, समझ लो, एक सवाल नहीं छूटेगा। विंड तीन प्रकार का होता है, स्थायी पवन, स्थानीय पवन और मौसमी पवन। स्थायी पवन मतलब परमानेंट विंड, ऐसी हवा जो पूरे साल चले, पूरे धरती पर चले, पूरे साल चले, कभी रुके ही नहीं, तो उसको बोलते हैं परमानेंट विंड, स्थायी पवन। और ऐसी पवन जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल दे, अपने नेचर बदल दे, ऐसी हवा जो मौसम के अनुसार अपना प्रकृति बदल ले, जैसे मानसून। मानसून का नाम सुने ना, इंडिया में जो वर्षा होती है वो मानसून से होती है। तो मानसून जो हवा है वो गर्मी में समुद्र से जमीन की ओर, अजाड़ा में जमीन से समुद्र की ओर चलती है। गर्मी में वर्षा कराती है, अजाड़े में वर्षा नहीं कराती। तो मानसून क्या हो गया? मौसम के अनुसार दिशा और अपना प्रकृति दोनों बदल लिया, तो मौसमी पवन हो गया। तो मौसमी पवन या सीजनल विंड किसको बोलते हैं? ऐसी हवा जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा और अपनी प्रकृति को बदल ले, उसे मौसमी पवन। और ऐसी हवा जो पूरे साल चले, एक दिशा में चले, पूरे धरती पर चले, उसे परमानेंट विंड कहते हैं। और ऐसी हवा जो किसी खास जगह पर चले और खास समय में चले, टाइम भी चेंज ना हो, जैसे लू। इंडिया में हवा चलती है लू, लू जानते हो ना, लू बोलते हैं बिहार में। लू, लू सिर्फ चलती है उत्तर भारत में और मई महीने में, और हमेशा चलती है। तो लू क्या हो गया? लोकल विंड। ऐसी हवा जो किसी खास स्थान पर चले, खास समय में चले, उसे बोलते हैं लोकल विंड, लू हो गया। यामो भी क्या है? लोकल विंड। यामो, जोंडा, क्वेश्चन पूछेगा। यामो कहां है? जापान में, जापान में चलती है यामो। अर्जेंटीना में चलती है जोंडा, लिख लो। अर्जेंटीना में जो लोकल विंड चलती है कौन सी है? जोंडा, नोट करो। अमेरिका में चलती है चार, अमेरिका में चार चलती है। कौन कौन भैया? सबसे पहला ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड लिख लो। अमेरिका में जो लोकल विंड चलती है उसका नाम ब्लिजर्ड है। दूसरा चिनूक, चिनूक है, चिनूक। और तीसरा सेंटा आना है, सेंटा आना। और चौथा ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर। नोट कर लो मेरे भाई, ब्लैक रोलर। तो चार हवा, ब्लिजर्ड, चिनूक, सेंटा आना, ब्लैक रोलर। ब्लिजर्ड जो है ये ठंडी हवा है, ठंडी हवा। चिनूक गर्म हवा है, सेंटाना भी गर्म है, ब्लैक रोलर भी गर्म है। ये सब अमेरिका में चलता है। चिनूक के बारे में लिख लीजिए, इसे हिमखोर कहा जाता है। चिनूक को स्नो ईटर, जब ये चलती है ना, जब ये चलती है तो बर्फ को पिघला देती है, इसलिए चिनूक को बोलते हैं स्नो ईटर। क्वेश्चन कई बार आया है, हिमखोर के नाम से किस लोकल विंड को जानते हैं? तो होगा चिनूक। चिनूक को हम बोलते हैं क्या नाम से?
ब्लैक हिमखोर के नाम से जानते हैं। ये चारों के चारों अमेरिका में चलता है, यामो जापान में, ऑस्ट्रेलिया में जो चलती है हवा लोकल विंड उसका नाम है ब्रिक फील्डर। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले लोकल विंड का नाम है ब्रिक फील्डर, और भारत में चलने वाले लोकल विंड का नाम है लू। इंडिया में चलने वाले लोकल विंड का नाम क्या है? लू। तो नोट कर लीजिए, सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बता दें विद्यार्थी जी, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से आप लोग जल्दी नोट कीजिए। भारत में जो जनसंख्या नीति लाई गई वो 2 बार लाई गई है। अभी तक जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी 2 ही बार लाया गया है। एक बार 1978 में जनता पार्टी मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो 1978 में पहली बार जनसंख्या नीति लाई गई थी 1978 में, और दूसरी बार लाया गया सन 2000 में। इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो जनसंख्या नीति 2000 जब आया तो पूछ रहा है कि उसमें कुल प्रजनन दर, कुल प्रजनन अनुपात या कुल प्रजनन दर कितना लक्ष्य रखा गया? लक्ष्य रखा गया 2:1, 2000। यानी पूछ रहा है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, अभी तक 2 ही बार नया है, तो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी पूछे तो कब आएगा? 2000। तो 2000 के पॉपुलेशन पॉलिसी के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट ये 2:1 होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। टारगेट लिया गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2:1, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार। अब मदर मोर्टिलिटी रेट लिख लीजिए 100 प्रति लाख, 100 प्रति लाख, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जो लक्ष्य रखा गया, भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का भी लक्ष्य रखा। वो रखा पहले 2045, पहले रखा कि 2045 तक हम जनसंख्या नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन बाद में मनमोहन सिंह की सरकार जब आया तो इसको बढ़ाकर 2070 कर दिया। तो नोट कर लीजिए, वर्तमान में भारत की जनसंख्या के नियंत्रण का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक। नोट कर लीजिए, पहले 2045 था तो मृत्यु दर 100 प्रति लाख, शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार और टोटल फर्टिलिटी रेट 2:1। ये न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। फॉरेस्ट पॉलिसी, जैसे जनसंख्या नीति अभी तक 2 बार आया है, वैसी फॉरेस्ट पॉलिसी भी 2 ही बार आया है। भारत में फॉरेस्ट पॉलिसी भी नोट कर लो 2 बार आया है। पहली बार नेहरू जी के समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 1952 में, और दूसरी बार 1988 में श्री राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इस समय थे कौन? 1952 में कौन थे? 1952 में थे जवाहरलाल नेहरू। तो 2 बार फॉरेस्ट पॉलिसी लिख लीजिए, इंडिया में 2 बार आया है, एक बार 1952 में और दूसरी बार 1988 में। एक बार सेशन के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए भैया। एक एक बात मोती की तरह लुटा रहा हूं, एक एक बात विद्यार्थी जी बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार सभी लोग लाइक बटन दबा दीजिए जल्दी से। 1988 में लाया गया, तो पूछ रहा है कि वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए? 33%, 33% पर फॉरेस्ट होना चाहिए वन नीति के अनुसार। नोट कर लीजिए। चलिए भैया आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। पिछड़ा वर्ग की स्थिति को निरीक्षण करने के लिए मंडल कमीशन की स्थापना की गई थी। यह मंडल कमीशन की स्थापना किस सरकार में की गई? आपको बता दें कि मंडल कमीशन जो मंडल कमीशन बना वो बना 1978 में। अब बताओ उस समय किसकी सरकार थी? अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन देना था आपको, ध्यान से सुनिए। इन्फॉर्मेशन ये देना है कि जो करेंट का इन्फॉर्मेशन दे देंगे परमानेंट, तो पिछड़ा वर्ग की स्थिति को निरीक्षण करने के लिए मंडल कमीशन आया था जनता पार्टी की सरकार में। तो मिशन आईएएस चैनल पर हम अभी लाइव आएंगे करंट अफेयर लेके, जस्ट इस सेशन के बाद। लोगों को जोड़ते रहिए मेरे भाई। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बैंक का जब राष्ट्रीयकरण, पता है आपको, बैंकों को नेशनलाइज किया गया पहली बार 1969 में और दूसरी बार 1980 में। बैंकों को 2 बार नेशनलाइज किया गया, 1969, 1980 में। 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, भारत के 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। 1980 में भारत के 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। तो भारत में 2 बार, लिख लो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ है। 1969 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक, टोटल 20 बैंक हो गया। 20 बैंक को नेशनलाइज किया गया, लेकिन इसमें से एक बैंक था, इस 20 में से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया बाद में पंजाब नेशनल में मर्ज हो गया, तो टोटल 19 रह गया जी। 20 को हुआ था, पर इसी में से एक बैंक पीएनबी में मर्ज हो गया, तो टोटल 19 रह गया। तो 2 बार। तो पूछ रहा है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोनों बार, जब दोनों बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, तो दोनों बार 1969 में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 1980 में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यानी इंदिरा गांधी के समय ही टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इंदिरा गांधी। चलिए नोट कर लीजिए आगे। विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वर्ल्ड बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल्दी से आप अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बैंक में उतना ही मेंबर होता है जितना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में होता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जितने मेंबर होते हैं, यानी आईएमएफ में जितना मेंबर होता है ना, उसी के बराबर वर्ल्ड बैंक में भी मेंबर होते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जितना, जो देश बनेगा वर्ल्ड बैंक का मेंबर, वही बन जाएगा आईएमएफ का भी मेंबर। दोनों का मेंबर बराबर है, दोनों का मेंबर हमेशा बराबर होते हैं। नियम ही है कि जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनेगा अपने आप वो आईएमएफ का मेंबर बन जाएगा। ये दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और दोनों की स्थापना 1945 में हुआ था। दोनों की स्थापना 1945 में हुआ था। नोट कर लीजिए, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों। वर्ल्ड बैंक को हम आईबीआरडी भी बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक को हम आईबीआरडी। अब वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर हैं, जितना आईएमएफ में मेंबर है उतना ही वर्ल्ड बैंक। यानी आईएमएफ में भी टोटल मेंबर कितने हैं? नोट कर लो, 189। और वर्ल्ड बैंक में भी कितने मेंबर हैं? 189। इन दोनों की स्थापना 1945 में किया गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में इन दोनों के मेंबर कितने हैं? 189। यानी जितना वर्ल्ड बैंक के मेंबर होते हैं उतना ही आईएमएफ का भी मेंबर होता है। आईएमएफ का काम है पूरी दुनिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखना, भुगतान संतुलन। जो व्यापार होते हैं ना, तो व्यापार होने के बाद अब फॉरेन व्यापार किसमें करते हैं? फॉरेन करेंसी में करते हैं, अपनी विदेशी मुद्रा में करते हैं। तो किसी देश के पास कितना विदेशी मुद्रा है, कितना विदेशी मुद्रा आ रहा है, कितना जा रहा है,
कंट्रोल में है कि नहीं है, इसका नियंत्रण कौन करता है? आईएमएफ। विदेशी मुद्रा को पूछा जाए, विदेशी मुद्रा का विनिमय या फिर कहा जाए भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन देखता है दुनिया में? तो आईएमएफ। नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम इस सेशन में कुल 23 सवाल लेंगे।